धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए सो फल होए। तो कबीरदास जी की इसी कोटेशन के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने हरियाणा एच टेट का पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 2022 का पेपर लेके आया हूँ। ये पेपर अभी लेटेस्ट ही हुआ था, अभी कुछ महीने पहले। तो इस पेपर को आज हम देखेंगे। ये पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है क्योंकि अभी लेटेस्ट ही हुआ है। तो जो हमारे आने वाली परीक्षाएं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। तो इसको आज हम देखेंगे, कैसा लेवल था इसका, कितने अच्छे क्वेश्चन थे इसके अंदर, ये सब हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं इसको। और पहला क्वेश्चन था इसके अंदर 91 नंबर। ये अलग अलग पार्ट में थे, तो हम पॉलिटिकल साइंस का मैं इसके अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, उसको देखते हैं कैसा था ये। तो 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंध में कौन सा गलत कथन है उसे हमें चिन्हित करना था इसके अंदर। तो राष्ट्रपति की पदावधि पद रिक्त होने की तारीख से 5 वर्ष की होती है। अच्छा, तो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है, तो ये बात सही है। तो हमें इसके अंदर गलत बताना है क्या गलत है। तो ये तो बात सही है। राष्ट्रपति केवल संविधान के उल्लंघन के आरोप पर ही महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये बात भी सही है, महाभियोग द्वारा उनको हटाया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित कर पद त्याग करते हैं, तो ये बात भी सही है। लेकिन जो इसके अंदर पहला है, ये है इसके अंदर गलत है। तो गलत इसके अंदर हमें गलत बताना था, तो ये पहला गलत है क्योंकि राष्ट्रपति इसमें लिखा है राष्ट्रपति की पदावधि पद रिक्त होने की तारीख से 5 वर्ष की होती है। तो ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति का अगर जैसे पद रिक्त हो जाता है तो जो अलग अगला चुनाव होता है वो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए होता है, ना कि शेष अवधि के लिए होता है रिक्त होने से लेकर। तो ये इसके अंदर गलत था, तो पहला इसके अंदर गलत था। सेकंड क्वेश्चन है, लोकप्रिय पुस्तक यूनिपोलर वर्ल्ड एन अनबैलेंस फ्यूचर किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसको हम सिर्फ रट्टा ही मार सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था, टी.एस. मोले और डी.एच. सेको के द्वारा लिखी गई थी। फ्रांसिस फुकुयामा और एस.पी. हंटिंगटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो कोई भी एग्जाम देने जाए तो आप इनको देख के जाए। फ्रांसिस फुकुयामा का जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी का आइडिया, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन का जो आइडिया, वो देख के जाएं। हंटिंगटन क्लास ऑफ सिविलाइजेशन उन्होंने लिखी है, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन पॉलिटिकल डीके के ऊपर और पॉलिटिकल उत्थान के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। इनसे रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन अब आते ही एग्जाम के अंदर। ये 93वां क्वेश्चन है, इसको मैचिंग करना था। तो आइए इसको मैचिंग देख लेते हैं। तो पहला था केसी वेरे। केसी वेरे किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो केसी वेरे जुड़े हुए हैं एक ऐसी शासन प्रणाली जो अर्धसंघीय हो। अर्धसंघीय शासन प्रणाली के साथ जुड़े हुए हैं केसी वेरे। और एलेक एलेक्जेंड्रोविच जो जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं भारत का संविधान अनोखा है, तो इसके साथ जुड़े हुए हैं। पहला इसके साथ बी का फर्स्ट है। और पॉल एपलेबी जुड़े हुए हैं भारत व्यवस्था का अत्यंत संघीय रूप, इसके साथ जुड़े हुए हैं। जेनिंग्स जुड़े हुए हैं संघ प्रबल केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के साथ। तो इस प्रकार से इसका मेल था, आप देख सकते हैं। तो ये सारे पॉलिटी से रिलेटेड थिंकर थे। इन्होंने अपने जो कथन दिए हैं, कमेंट्री दी है भारतीय संविधान के ऊपर, तो इससे रिलेटेड थे ये। केसी वेरे को आप जानते हैं अर्धसंघीय क्वासी फेडरलिज्म के साथ जुड़े हैं। कई एग्जामों के अंदर पूछा गया। केसी वेरे को आप देख लें अच्छी तरीके से। जेनिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। एपलेबी ने जो कहा है इंडियन सिस्टम एक्सट्रीमली फेडरल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। तो इस प्रकार से इसका मैच था। इसको आप कॉपी में लिख लें, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 94वां क्वेश्चन है, विदेश नीति की कार्यपालिका को सुधारने के लिए भारत के किस प्रधानमंत्री ने एन.आर. पिल्लई समिति का गठन किया। तो एन.आर. पिल्लई समिति थी, इसको आप देख लें कि ये भारत की विदेश नीति से संबंधित एक समिति थी और कैसे भारत के जो विदेशों के साथ संबंध सुधारे जाएं, इसके संदर्भ में इस कमेटी बनी थी। तो इसका गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल के अंदर हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही था। भारत का प्रथम आणविक सिद्धांत औपचारिक रूप से जारी हुआ। तो ये आप याद कर लें इसको। जो भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था, जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसका जो ये कहना है नो फर्स्ट यूज़, ये उसका कथन है नो फर्स्ट यूज़। जो हमारा पोखरण के अंदर, जो हमने 1998 के अंदर अपना विस्फोट किया था, परमाणु विस्फोट, तो उसके बाद जो हमने इसको नीति को अपना लागू किया था, इसको क्रियान्वित किया था 2003 के अंदर इसको क्रियान्वित किया था। और जो इस डॉक्ट्रिन का जो सिद्धांत का जो कोर कॉन्सेप्ट है नो फर्स्ट यूज़, यानी हम अपने दुश्मन के ऊपर सबसे पहले यूज़ नहीं करेंगे परमाणु हथियार को। तो ये जो हमने औपचारिक तौर पे इसको अडॉप्ट किया था, ये किया था जनवरी 2003 के अंदर, क्योंकि वेस्ट पटल के ऊपर काफ़ी देशों ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे, प्रतिबंध लगा दिया था व्यापार के ऊपर, कई चीज़ों के ऊपर। तो इसको देखते हुए भारत ने इस नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को लेके आई थी जनवरी 2003 के अंदर। इससे पहले लेके आई थी, लेकिन इसको जो औपचारिक तौर पर इसको लागू कर दिया गया था, ये 2003 के अंदर किया गया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, देख सकते हैं आप।
और ये भी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये विधान परिषद के सदस्य किस राज्य में कितने हैं, तो इससे रिलेटेड था। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं कि किस राज्यों के अंदर विधान परिषद है। और ये क्वेश्चन इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, तो आप देख सकते हैं, टीवी जुखाम करके बना रखी है। और विधान परिषद का जो गठन होता है वो आप याद रखें 169 आर्टिकल के अंदर, ये यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया था। तो 169 के तहत विधान परिषद का गठन होता है। और तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसका जो कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं इससे संबंधित है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो है उससे रिलेटेड है, 58 सीटें वहाँ पे हैं और 55 + 8 ये इस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है वहाँ पर। और जो बिहार है, बिहार के अंदर 75 हैं, 63 + 12 यानी जो नॉमिनेटेड होते हैं, और ये इस प्रकार से। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर हैं महाराष्ट्र के अंदर है 78 और तेलंगाना के अंदर है 40। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था। तो आप देख सकते हैं विधान परिषद का, आप देख लें आर्टिकल 169, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस आर्टिकल के तहत विधान परिषद का गठन होता है। तो 169 के तहत विधान परिषद का गठन होता है। ये था, मिलान करना था कि नेम की जो बैठकें हुई हैं वो कहाँ पे हुई है, शिखर सम्मेलन, नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अब तो काफ़ी पुराना हो गया ये, लेकिन जो मैं आपको बता ही देता हूँ, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। तो आप देख लेना, इसको मैचिंग कर लेना आप। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसमें से कौन सा गलत है मतदान था। तो नरसिम्हा राव ने जो अपनी विदेश नीति अपनाई थी वो पूरब की, और ये तो सही थी एक्ट। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसी को बदल के उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया है। ये लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे, नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। पड़ोसी प्रथम नीति, तो ये आई के गुजराल जी ने कही नीति लेके आए थे कि अपने जो पड़ोसी हैं उनको थोड़ी बहुत छूट दी जाए और पड़ोसी के साथ पहले नीति बनाई जाए। आणविक सिद्धांत दिया था AB वाजपेयी जी ने, तो ये भी सही है। लेकिन विशुद्ध गुट निरपेक्ष, ये राजीव गांधी जी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई के टाइम पे, जब वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे, उस टाइम पे इन्होंने ये बात कही थी, तो ये इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो 98वां क्वेश्चन गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आता है। तो जो धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आता है, देख लेते हैं हम इसको। किसी कर का अधिरोपण, उत्सान परिहार, तो ये तो आता ही है धन विधेयक के अंदर, किसी कर का हम करते हैं तो ये आता ही है। केवल व्यय से संबंधित विधेयक, और जो अनुच्छेद 110 से संबंधित है, किसी मामले से जुड़ा नहीं हो, तो ये बात तो कहीं ना कहीं गलत है। तो सेकंड इसका गलत है। बाकी देख लेते हैं नीचे, सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनिमय, तो इसके अंदर होता ही है। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, तो ये भी होता है। तो जो इसका गलत इसमें श्रेणी में नहीं आता, तो सेकंड ही नहीं आता है, तो सेकंड इसका ऑप्शन सही था। 100वां क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति निर्माण प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उचित आलोचना नहीं है। तो जो इसकी उचित आलोचना नहीं है, भारत में सदैव एक पेशेवर विदेश मामलों के मंत्री की कमी रही है, तो ये बात तो सही नहीं है। भारत द्वारा विदेश मामलों पर प्रभुत्व, प्रधानमंत्री द्वारा विदेश मामलों पर प्रभुत्व तो ये होता है। विदेशी सेवाओं का अपर्याप्त संस्थात्मक विकास, तो ये बात भी सही है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, इसके अंदर उचित नहीं है, तो पहला इसका सही है। 101 क्वेश्चन है, किस आधार पर एक मतदाता को अयोग्य किया जा सकता है। तो किस आधार पर अयोग्य किया जा सकता है मतदाता को। तो अनिवास यानी नॉन रेजिडेंस के आधार पे, अपराध क्राइम के आधार पे भी किया जा सकता है, करप्ट एंड इलीगल प्रैक्टिस, तो इसके आधार पे भी किया जा सकता है, और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो इसके आधार पे भी किया जा सकता है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब औपचारिक रूप से नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, 1974 के इन्होंने न्यू आर्थिक जो पॉलिसी थी, न्यू NEIO NEOU न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, तो इसको पास किया था। 103 है, तो निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की न्यायपीठ नहीं है। तो किसकी न्यायपीठ नहीं है। तो मुंबई की तो न्यायपीठ है, और राजस्थान, गुजरात की भी है, कलकत्ता की जो राजस्थान है उसकी मेरे ख्याल से न्यायपीठ नहीं है। तो एक बार आप देख लें इसको, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ ये। तो इसका तो ये डाउट में है थोड़ा क्वेश्चन, तो मैं आपको इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ। 104 है, 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा दिए गए प्रस्तावों में निम्नलिखित में 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा दिए गए प्रस्तावों में निम्न में से कौन से कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है जो क्रिप्स मिशन ने दिया था। तो भारतीय संविधान का एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा होगा, तो ये तो उन्होंने बात कही थी। संविधान सभा को भारत को पूर्ण स्वाधीनता देनी चाहिए, तो ये बात उन्होंने नहीं कही थी। तो ये बात तो उन्होंने कही नहीं थी। एक मिनट में देख लेता हूँ। भारतीय संविधान का एक निर्धारण, ये बात तो सही थी। संविधान सभा को भारत को पूर्ण स्वाधीनता
देनी चाहिए। तो हाँ, पूर्ण स्वतंत्रता, संविधान सभा को संविधान बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही थी। सभी प्रांतों और देशी रियासतों से युक्त एक भारतीय संघ बनाना चाहिए, तो ये बात उन्होंने नहीं कही थी। तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड बात उन्होंने कही थी, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही था। 105वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापकों में से नहीं था? तो आसियान के संस्थापकों में जो सुकर्णो थे, ये सुकर्णो नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, ये आसियान के साथ नहीं जुड़े हुए थे, तो इसका यही सही था। और आसियान के बारे में आप जान के रखें, 1967 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी आसियान की। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा में सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो ये जो संविधान संशोधन था, ये 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 के अंदर हुआ था, तो इसके तहत ये डिसाइड किया गया था जो लोकसभा में मंत्रियों की सदस्य संख्या होगी वो 15% से अधिक नहीं होगी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो 21 से घटाकर जो 18 की गई थी, वो की गई थी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और ये की गया था 1988 के अंदर इसको पास किया गया था, और ये 1989 के अंदर ये आ गया था। तो इसको 1989 के अंदर ये एक्ट में आ गया था। और ये आर्टिकल 326 के तहत जो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है किस आर्टिकल के तहत किया गया था, तो आर्टिकल 326 के तहत ये किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें जो किताबें दी गई हैं और इससे रिलेटेड कौन से थिंकर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसमें बताता कौन सा गलत है। तो मैं आपको जो इसके अंदर गलत है वो आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन था ये कम्युनिज्म मुजीबुर रहमान इन मॉडर्न इंडिया, तो ये गलत था। बाकी सारे कम्युनिज्म इन इंडिया ये सही है, ये मैचिंग सही है। यानी कम्युनिज्म KN पनिकर इन इंडिया हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड कल्चर, तो ये भी सही है। कम्युनिज्म ये भी ठीक है, तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन गलत था। 109वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके अंदर दिया हुआ है, तो मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र, ये सही है। इसका जो मानवाधिकार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था ह्यूमन राइट के ऊपर, 10 दिसंबर 1948 के अंदर आया था, तो यही इसके अंदर सही था। बाकी ये दोनों गलत थे, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही था। 110वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? तो इसके अंदर कौन सा वाक्य गलत था बताना है। उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये गलत है, ये इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंदर एक ही गलत बताना था, तो पहले ही गलत हो गया। और आगे देख लेते हैं। उद्देशिका यह बताती है कि संविधान के अपराधिकार का स्रोत क्या है, तो ये बात सही है। उद्देशिका यह बताती है कि संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, तो ये बात भी सही है। उद्देशिका को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाती है, तो ये बात भी सही है। तो इसके अंदर हमें गलत बताना था, गलत कौन सा, तो पहले इसके अंदर गलत था, तो पहला ऑप्शन सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ। तो पहला और दूसरा इसके अंदर था वो गलत था, तो इसका आप पढ़ लें इसको। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का कार्य नहीं है? ऐसे क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन आते हैं, हमें देखना चाहिए क्या कार्य नहीं है राज्य वित्त आयोग का। तो जो राज्य वित्त आयोग है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, तो ये बात सही है। पंचायतों के सहायता अनुदान के लिए सिफारिश करता है, तो ये बात भी सही है। पंचायतों की वस्तु एवं सेवा के हिस्से की सिफारिश करता है, तो ये बात गलत है। GST यानी जो पंचायतों को वित्त आयोग ये नहीं करता है राज्य वित्त आयोग, ये सेंट्रल जो होता है हमारा सेंटर यानी केंद्र सरकार, यही GST के माध्यम से पंचायतों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए इसकी सिफारिश करती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये विभिन्न केसेस हैं और कब कौन से रिलेटेड किससे केसेस हैं, तो इसके अंदर जो गलत है इंदिरा साहनी का केस है, ये तो अन्य इंदिरा साहनी का जो OBC से रिलेटेड केसेस था, ये 1992 के अंदर ही सही है। केशवानंद भारती 1973, ये भी सही है। SR मुंबई केस, ये भी 1994 में था, ये भी सही है। लेकिन जो ये मेनका गांधी केस है, एक बार देख लेता हूँ मैं, 113, तो मेनका गांधी का 1978 के अंदर ये केस आया था जितना मुझे याद है, तो यही इसका गलत है। तो इसका यह ऑप्शन सही था, फोर्थ। 114वां क्वेश्चन है, जनवरी 1993 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की भारत यात्रा का निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिणाम नहीं था? तो इसके अंदर जो परिणाम नहीं था वो इन्होंने इसके ऊपर बात नहीं की थी, POK के ऊपर। तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो मुश्किल ही आते हैं अब तो। अनुच्छेद 51 के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का अंतर्राष्ट्रीयवाद नहीं है? तो इसमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीयवाद नहीं है? आर्टिकल जो 51A है, आप याद रखें, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना करने की बात करता है। तो इसको देख लेते हैं हम।
इसमें से कौन सा नहीं मतदान था? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो ये बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रोत्साहन, ये बात भी सही है। राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाना, तो ये बात भी सही है। निकल निशस्त्रीकरण की बात नहीं करता है ये। तो इसके अंदर गलत क्या है, क्या वादा नहीं किया गया है? तो ये फोर्थ इसके अंदर सही था, निशस्त्रीकरण की बात आर्टिकल 51 नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कितना डीप क्वेश्चन था ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। राज्य को पुनर्गठित करने के लिए राज्य को पुनर्गठित करने के लिए या उनकी सीमा में परिवर्तन लाने के लिए संघीय व्यवस्था को चाहिए। तो संघीय व्यवस्था को साधारण बहुमत द्वारा इसको पास करके आर्टिकल 2 में ये बात की गई है कि अगर किसी राज्य की स्थापना करनी है या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है तो ये क्या आ सकता है, और ये साधारण बहुमत के द्वारा ही हो जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों के संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो किस चीज़ के लिए आधे राज्यों का जो समर्थन होता है उसकी किस चीज़ के लिए जरूरत होती है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो ये बात सही है। अनुच्छेद 368 के अनुसार के लिए जिसे हम संविधान संशोधन करते हैं, ये भी याद रखें आप। संविधान संशोधन 368 के तहत किया जाता है। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए, ये बात भी सही है। और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, तो इसका चारों ही ऑप्शन सही है कि चारों में जो आधे राज्य से अधिक राज्यों का समर्थन लेना पड़ता है। तो इसका ABCD चारों ऑप्शन सही था। सार्क के किस सम्मेलन में दक्षिण एशियाई विकास कोष को सार्क विकास कोष SDF के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो ये किया गया था 13वें शिखर सम्मेलन, सार्क सम्मेलन 2005 के द्वारा SDF की बात की गई थी। राज्यसभा के गठन से संबंधित गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो राज्यसभा के संबंध में क्या कठिन इसके अंदर गलत था, देख लेते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य से अधिक नहीं होंगे, तो ये बात तो अभी सही है। जब तक इसका इसको निर्धारित कर दिया गया 2026 तक के लिए, तो 2026 तक ये 250 ही सदस्य है, तो ये बात सही है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होंगे, तो ये बात भी सही है। शेष 238 सदस्य राज्य और संघ क्षेत्र से प्रतिनिधित्व होंगे, तो ये बात भी सही है। नाम निर्देशित सदस्य ऐसे लोगों से चुने होंगे जो साहित्य और नाटकशाला से नहीं होते हैं ये। तो आप ये याद रखें, तो 12 सदस्य जो हमारे नॉमिनेटेड होते हैं, एक तो लिटरेचर से होते हैं, साहित्य से रिलेटेड होते हैं वो, और एक साइंस से रिलेटेड होते हैं वो, और आर्ट से रिलेटेड होते हैं, और एक सोशल वर्क से रिलेटेड होते हैं। तो 4 क्षेत्र से रिलेटेड इसके अंदर नॉमिनेशन होते हैं। तो इसका फोर्थ ही ऑप्शन गलत है। तो इसका अंदर बताना था कौन सा गलत था, फोर्थ ऑप्शन इसका था। तो याद रखें आप, जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो लिटरेचर से होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए, आर्ट्स से होना चाहिए, और सोशल साइंस से। सोसाइटी के अंदर उन्होंने कुछ काम किया हो सोशल, तो इससे रिलेटेड होने चाहिए, सोशल सर्विसेज से। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। उत्तर नेहरू काल में भारतीय विदेश नीति के क्षेत्रीय उद्देश्यों के बारे में कौन सा कथन गलत था? तो इसके अंदर क्षेत्रीय जो गलत था था, तो ये भारत पाक समस्याओं के समाधान के लिए अमेरिकी मध्यस्थता आमंत्रित करना, तो ये गलत था। बाकी इसके लिए ये सारे ऑप्शन सही थे। निम्नलिखित में से किसने कहा राष्ट्रीयता का सिद्धांत समाजवाद के सिद्धांत से अधिक वाहियात और अधिक आपराधिक है? तो ये सिंपल सा कोटेशन था, इसको हम याद ही कर सकते हैं। तो ये बात कही थी लॉर्ड एक्टन ने, ये बात कही थी। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की वीटो व्यवस्था की अनुचित आलोचना है? तो इसमें जो वीटो की अनुचित आलोचना है वो है, इसका प्रयोग महाशक्ति द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता। तो ये अनुचित यानी आलतू फालतू की क्रिटिसिज्म है। तो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसका, तो इसके संदर्भ में ये समानता के सिद्धांत के विरोध उल्लंघन करता है, ये विश्व जनमत की अवहेलना करता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव है, यानी इसके अंदर कुछ रैशनैलिटी है, और ये तो बिना सिर पैर के पाँव की बात है। तो इस प्रकार से ये फोर्थ इसका गलत था। तो इसके अंदर मैं गलती मानता था किसकी आलोचना है, तो फोर्थ इसका सही था। निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से हम बताना कौन सा कथन सही है। तो आइए देख लेते हैं। पंथ निरपेक्षता संविधान की आधारभूत विशेषता, तो ये बात सही है। हमारे संविधान की पंथ निरपेक्षता आधारभूत व्यवस्था है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये आता है। और पंथ निरपेक्षता व्यक्तिगत और सामूहिक अस्तित्व के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के पृथक होने पर आधारित है। तो ये बात भी सही है। तो इसके अंदर पहला और बी फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। 124वां है गलत कथन को चिन्हित करना है हमें। तो इसके अंदर गलत कथन क्या है वो बताना था हमें। तो इसके अंदर जो मैं आपको गलत कथन है वो बता देता हूँ। तो इसके अंदर थर्ड गलत कथन है, भारत में जातीय सक्रियता उन लोगों की दृष्टि के अनुरूप है जिन्होंने भारत को संविधान बनाया। तो ये इसका गलत ऑप्शन था। निम्न में से कौन से युग्म सही है? तो इसको हमें मैचिंग करना था, कौन से थिंकर किस किताब से जुड़े हुए हैं। तो आइए इसको मैचिंग कर लेते हैं। तो प्रणव वर्धन जुड़े हुए हैं द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट, तो ये बात तो सही है, इन्होंने सही ये लिखी है। अतुल कोरी जुड़े हैं द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो ये भी सही है। तो
अमर्त्य सेन जुड़े हैं। डेवलपमेंट एंड फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप याद रखें, ये कई एग्जाम में पूछी गई है। तो इसका तीनों ही सही है, तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन गलत है बताना था। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्य या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है, तो ये संसद को पावर दी गई, तो ये बात तो सही है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र का बढ़ा सकती है, तो ये बात भी सही है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र का घटा सकती है, तो ये बात भी सही है। संसद विधि द्वारा भारत के संविधान की संघीय संरचना में परिवर्तन कर पाएगी, तो ये बात गलत है। बाकी तीनों सही था, तो हमें इसके अंदर गलत बताना था, तो फोर्थ ऑप्शन इसका गलत था। निम्नलिखित के वैधानिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? भारत के माफ कीजिएगा, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताना था। अधिकार निरपेक्ष होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, एब्सोल्यूट तो नहीं होते हैं, ये तो ये बात तो गलत है, तो इसमें गलत बताना है हमें, तो इसलिए यही इसका पहला तो होगा। और सेकंड है अधिकार राज्य द्वारा बनाया जाता था, ये बात तो सही है, अधिकार राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, तो एक इसका गलत है, एक पहला ऑप्शन। अधिकार मनुष्य की अंतर्निहित है, अधिकार मनुष्य में अंतर्निहित है, तो ये बात तो कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो ये बात तो होती नहीं है। अधिकार इनहेरेंट ही हो, किसी राज्य द्वारा या दिए जाते हैं और समाज द्वारा स्वीकृति किए जाते हैं, व्यक्ति के पास इनहेरेंट तो होते नहीं है, तो ए और सी इसका सही है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के अवगुण के रूप में गलत है? तो लोकतंत्र का क्या अवगुण है? तो लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र लोगों को राजनीतिक प्रभुता को विकसित नहीं कर सकता, तो ये बात इसके संदर्भ में इसकी आलोचना की जाती है लोकतंत्र की, कि ये फेल्स करता है इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को डेवलप करने में, तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन गलत था। असर्शन और रीजनिंग से संबंधित था ये क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की ख्वाहिश अनिवार्यता भारत की बहुल सामाजिक व्यवस्था के प्रति एक अनुक्रिया थी, तो ये बात तो सही है कि भारत के अंदर एक जो समाज था वो बहुत ज़्यादा बहुल था, यानी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी थी, तो इसके लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना बहुत ज़रूरी था। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता को राज्य के निर्देशक तत्वों में स्थान दिया, तो ये बात भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या ये नहीं कर पा रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है। और समान आचार संहिता, ये आर्टिकल 44 के अंदर बात की गई है राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के अंदर, तो इसको भी आप याद रखें। समान आचार संहिता, समान नागरिक संहिता बहुत ज़्यादा भी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा था ये मुद्दा, तो इसको आप देख के जाएँ एग्जाम के अंदर। असर्शन और रीजनिंग से संबंधित 130वां क्वेश्चन भी है। तो अरस्तु की पद्धति वैज्ञानिक और यथार्थवादी थी, तो ये बात तो सही है। अरस्तु अपनी कल्पना को भविष्योन्मुखी करते हैं और एक आदर्श राज्य की छवि प्रस्तुत करते हैं, तो आदर्श राज्य की बात तो प्लेटो ने करी थी, इन्होंने बात नहीं करी है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, ए सही है और आर गलत है। तो प्लेटो ने एक आदर्श राज्य का कॉन्सेप्ट दिया था, उसे यूटोपियन भी कहा है कई थिंकरों ने, तो इसका पहला सही है, बाकी दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से औद्योगिक लोकतंत्र पुस्तक के लेखक, सिंपल था ये, औद्योगिक लोकतंत्र पुस्तक किसने लिखी है? सिडनी एंड बैट्रिक वेब ने ये लिखी है, बैट्रिक वेब ने, तो इसका बी ऑप्शन सही था। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई? तो ये कर दी गई थी 1965 के अंदर। निम्नलिखित में से डिबेटिंग ग्लोबलाइजेशन 2005 के लेखक कौन है? तो डिबेटिंग ग्लोबलाइजेशन के जो लेखक है वो है जिग्न्यू ब्रेजेनेस्की, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, जिग्न्यू ब्रेजेनेस्की इसके लेखक हैं, तो थोड़ा उच्चारण में थोड़ी है इसकी प्रॉब्लम, तो पहला ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित में से न्याय क्षेत्र और उसके शासक राज्य के बारे में कौन सा युग्म गलत है? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है, तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं या ना पूछे जाएं मैं तो कह नहीं सकता इसके ऊपर, तो इसका पहला ऑप्शन गलत था। निम्नलिखित में से कौन से कथन राज्य और समाज के संबंध को स्पष्ट करते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से कथन राज्य और समाज के संबंध को स्पष्ट करते हैं? तो ये करते हैं, राज्य राजनीतिक रूप से संगठित समाज है, तो ये बात तो सही है, राज्य एक राजनीतिक रूप से संगठित समाज है। राज्य और समाज दोनों ही बल का वैधानिक प्रयोग करते हैं, तो ये बात तो गलत है, अगर राज्य वैधानिक प्रयोग करेगा तो वो तानाशाही के तौर पर आ जाएगी, तो एक अराजक स्थिति हो जाएगी, अगर राज्य तो हिंसक राज्य हो जाएगा वो तो ये तो नहीं हो सकता। और बाकी समाज और राज्य के समान नैतिक उद्देश्य हैं, तो ये बात सही है, पहला और सी इसका सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है।
निम्नलिखित में से कौन सी अधिनायक तंत्र की विशेषता नहीं है? तो डिक्टेटरशिप की क्या विशेषता नहीं है? तो डिक्टेटरशिप संविधान लोगों का अधिकार, तो डिक्टेटरशिप के अंदर आप जानते ही हैं लोगों के पास अधिकार नहीं होते हैं, क्योंकि जो एक तानाशाह होता है वो अपने तरीके से राज्य करता है, तो इसका पहले ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो युग्म इसमें जो गलत है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन लंदन में, तो ये नहीं है, लंदन के अंदर नहीं है, तो यही गलत है इसका। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास वियना के अंदर है, विश्व डाक संघ बर्न के अंदर है, विश्व मौसम विज्ञान जेनेवा के अंदर, तो ये तीनों सही था, लेकिन जो इसका गलत बताना था हमें, तो सेकंड ऑप्शन इसका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें से जो गलत युग्म दान था, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये विभिन्न थिंकरों द्वारा जो कोटेशन दी गई है, लास्की ने दी है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इनकी पुस्तक याद रखें, लास्की की एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इन्होंने पुस्तक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है ये हमारे, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है, तो लास्की की पुस्तक है। इन्होंने जो गलत बताया गया है, मैं तो इसका फोर्थ ऑप्शन गलत है, अधिकार रीति का निखरा हुआ स्वरूप है, तो ये इनका गलत कोटेशन है, बाकी आप कोटेशन देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमें मैचिंग करना था कि कौन सी संधि कब हुई है, किससे रिलेटेड क्या है, तो इसको देख लेते हैं आइए। तो अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक जो संधि हुई है वो हुई है 14 अगस्त 1941 को अंटार्कटिक संधि हुई है। याल्टा, याल्टा जो संधि हुई है ये 1945 के अंदर हुई है, 4 से 11 फरवरी के बीच में। और डम्सबर्न, डब्सबर्न ओसांग की संधि 1945 के अंदर हुई है। सैन फ्रांसिस्को जो संधि हुई है ये 1944 के अंदर हुई है। तो इस प्रकार से इसका मिलता है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। ये सारे इंटरनेशनल स्तर पर जो संधियां हुई हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संधियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है? तो काफ़ी बड़ा है, मैं तो आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार दूसरा सदन चाहे वह जिस प्रकार का क्यों ना हो, ना होने से अच्छा है, तो ये इन्होंने बात कही थी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन ही सही नहीं था, बाकी ये सारे ऑप्शन सही थे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ये भी अलग प्रकार का थोड़ा क्वेश्चन था, तो जो इसका गलत है मैं आपको बताता हूँ। इसका फोर्थ जो है सेवा, ये गलत है। बाकी जो मानुषी है 1978 के अंदर आया है, जागोरी 1984 के अंदर आया है, फोरम अगेंस्ट रेप ये 1980 के अंदर आया है, तो जो इसका फोर्थ है वो गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था हमें इसके अंदर, ये हमारे भारत के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं कौन किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको मिलाना था। तो आइए इसको देख लेते हैं। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली आप जानते हैं केरल के अंदर ये हुआ है, और दलित पैंथर महाराष्ट्र के अंदर, नव निर्माण आंदोलन गुजरात के अंदर, काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन है ये तो, चिपको आंदोलन गुजरात उत्तराखंड के अंदर, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका मेल था, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र चार्टर से संबंधित निम्न में से कौन से अनुच्छेद का युग्म गलत है? तो इसमें से कौन सा युग्म गलत है हम बताना था, तो इसका थर्ड युग्म गलत है। काफ़ी डीप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो रट्टा मारा जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता, तो थर्ड ऑप्शन इसका गलत था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 में पुनर्समीक्षा और संशोधन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें भी गलत नाम था, तो इसका जो गलत ऑप्शन जो मैं आपको बता देता हूँ, इसका थर्ड ऑप्शन गलत था और बाकी सारे ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 से हमें मेल करना था कि विभिन्न थिंकर जो हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं और कौन सा सही है इसके अंदर। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर जो सही था वो थर्ड ऑप्शन इसका सही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये छोटा हो गया काफ़ी ज़्यादा, आपको शायद दिक्कत हो। तो जिसका थर्ड था, सटोरी जुड़े हुए थे, सटोरी जुड़े हुए थे, संज्ञा है विशेषण होनी चाहिए, तो ये इस प्रकार से इसका आप देख सकते हैं, इसको मेल कर सकते हैं, तो थर्ड इसका ऑप्शन सही था। और ये विभिन्न हमारे जो ऑपरेशन चलाए गए हैं वो किससे रिलेटेड है, तो कौन से ईयर से रिलेटेड है, इसको मैचिंग करना था। तो इसको देख लेते हैं। ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन तलवार जो जुड़ा हुआ है 1999 के तहत जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन तलवार 1999 के तहत जुड़ा हुआ है, और ऑपरेशन शक्ति जुड़ा हुआ है 1998 के तहत, और सी मेघदूत जुड़ा हुआ है 1984, और ऑपरेशन खुखरी जुड़ा हुआ है सन 2000 के साथ। तो इस प्रकार से इसका मेल था। जूस सोली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये थिंकर मैं पहली बार सुन रहा हूँ, जूस सोली, तो आप अगर जानते हैं तो इसके बारे में कमेंट जरूर करके बताएं। तो जो इसका सही है वो ABC, थर्ड ऑप्शन इसका सही है, तो ये इसका जो सही आंसर है थर्ड ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन से विचारक आर्थिक समानता को राजनीतिक स्वतंत्रता की पूर्ण शर्त मानते हैं? तो ये मानते हैं लास्की, लास्की ने ये बात की है, आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता की पूर्ण शर्त, तो ये बात की थी लास्की ने। अध्यात्मात्मक व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? तो इसमें से गलत बताना था। तो अध्यात्मात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें सरकार के तीनों की शक्ति का पृथक्करण, तो ये बात तो सही है।
अध्यक्ष को आसानी से पदच्युत नहीं किया सकता, तो ये बात भी सही है। कार्यपालिका शक्ति की अविभाजित होती है, यह एक अध्यक्ष में निहित होती है जो सरकार का मुखिया और सरकार का राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया होता है, तो ये बात भी सही है। कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भंग किया जा सकता, तो ये बात गलत है, इसको भंग नहीं किया जा सकता कार्यपालिका अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका गलत था, बाकी सारे सही थे। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। शासन और रीजनिंग से संबंधित है। भारत में राज्य व्यवसाय के संबंधों को बदलने के लिए वैश्वीकरण ने प्रोत्साहन दिया है और जगह प्रदान की है, तो ये बात सही है। वैश्वीकरण ने राज्य को एक व्यवसाय के तौर पर वैश्वीकरण को प्रोत्साहन करने का किया है। रीजनिंग है इसका असर्शन कारण है। वैश्वीकरण ने विदेशी पूंजी और विदेशी बाजार में भारतीय पूंजी को नीति निर्माण प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण बनाया है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। थोड़े बेतुके क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर और थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी हैं। तो नॉर्मल पेपर था, ठीक ठाक था ये। स्टेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का हरियाणा का पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कमी रहेगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आप सभी का आभार।